विनस्मा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कई बातें और बनाई गई नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके आज़ादी के बाद सबसे पहले 1968 में बनाया गया था। ठीक है, और यह जो नीति बनाई गई थी यह एक प्रकार का कोठारी कमीशन की सिफारिश के आधार पर ही बनाई गई थी। आपको इसको ध्यान देना है कि कोठारी कमीशन किससे संबंधित है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कोठारी कमीशन जो बनाया गया था यह आपका 1964 और 1966 में बनाया गया था। इसका जो भी रिकमेंडेशन था उसको यहाँ पर स्वीकार किया गया और इस नीति में यहाँ पर रखा गया। बात किया जाए तो इसका जो लागू किया गया था इस नीति का, वह आपके भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसे लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कि क्वालिटी बेस नॉलेज लोगों को उपलब्ध कराना, सभी नागरिकों को शिक्षा प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, यदि इसके पश्चात हम लोग दूसरा शिक्षा नीति की बात करें तब भारत के प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी के समय लाया गया था 1986 में। ठीक है, इसकी बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, मतलब कंप्यूटर, लाइब्रेरी जैसे संस्थानों से लोगों को जोड़ना था। इसके साथ साथ जो भी एनजीओ चलते हैं जो शिक्षा का प्रसार करते हैं, जो जैसे कि आपका प्राइवेट स्कूल हो गया, उनको अत्यधिक मात्रा में बढ़ावा देना, कन्या या फिर बालिका शिक्षा को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन करना, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक सभी वर्ग के मनुष्यों को, लोगों को शिक्षा का प्रसार करना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, उसी के साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा को यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया था। यदि हम लोग 1968 की शिक्षा नीति की बात करें तो वहाँ पर बोला गया था कि 14 वर्ष के बच्चों तक शिक्षा दिया जाना चाहिए, बस यही अनुशंसा किया गया था उस नीति में। परंतु यहाँ पर इस नीति में 1986 की नीति में इसको अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, तो यह आपके 1986 की नीति के तहत कही गई बातें हैं। और इसी नीति को 1992 में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय पीवी नरसिंह राव थे, इन्होंने इस नीति को संशोधन कुछ मात्रा में किया था। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्यक्रम भी चलाए गए थे, इसके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि आपका 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। इसका मेन उद्देश्य था कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, उनके मन में शिक्षा का अलग जगाना, इसका मेन उद्देश्य था। इसी के साथ साथ 1995 में मिड डे मील अभियान भी चलाया गया था, ताकि बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वे प्राइमरी स्कूल आ सकें और वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो इसी उद्देश्य के साथ साथ यह अभियान चलाया गया था। वही बात करें तो 2000 में एक अभियान चलाया गया था शिक्षा मुहैया कराने के लिए। ठीक है, और इसी कड़ी में 2001 में 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा देने के लिए मौलिक अधिकार में भी यह प्रावधान को जोड़ा गया, ताकि प्रत्येक मनुष्य को शिक्षा का एक प्रकार का अधिकार मिल सके। ठीक है, तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन आपके यदि आप किसी शिक्षा संबंधी ऐसे लिख रहे होंगे तब भी यह सब टॉपिक आपके लिए काम आ सकता है, तो इसको आपको ध्यान देना है। चलिए देख लेते हैं कि अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई है। तो बात करें तो यह 21वीं सदी की पहला शिक्षा नीति है और यह पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी। ठीक है, देख लेते हैं कि आखिर में इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाते हुए भारत के ज्ञान आधारित जीवन समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है, उनके अंदर जो भी स्किल है उनको उभारना है। ठीक है, ये इसकी मेन उद्देश्य है इस नीति का। ठीक है,
और यहाँ पर एक टारगेट भी फिक्स किया गया है कि उच्च शिक्षा में जो हायर एजुकेशन जो होती है वहाँ पर प्रमुख सुधारों में 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत एकाधिक प्रवेश और निकास का प्रावधान शामिल है। इसको आपको ध्यान देना है कि टारगेट क्या रखा गया है। ठीक है, और इसी नीति के अनुरूप ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो वह आपका शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग इस नीति के तहत किए गए प्रावधान को देख लेते हैं। पहला प्रावधान देख लेते हैं कि स्कूली शिक्षा का स्वरूप यहाँ पर बदला गया है। पहला जो स्कूली शिक्षा का जो स्वरूप हुआ करता था वो 10+2 हुआ करता था, परंतु अब चेंज हुआ है। इसके अनुसार अब एजुकेशन का स्ट्रक्चर, उसका ढांचा 5+3+3+4 होगा, अर्थात ये 4 लेवल पर इसको बांटा गया है। ठीक है, 5 लेवल की बात करें तो इसमें 5 साल में से 3 साल क्या होगा, आंगनबाड़ी या फिर प्री स्कूल होंगे, और 2 साल क्या होगा, पहली और दूसरी क्लास के बच्चे रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 5 साल के लिए प्लान हो गया। वहीं हम लोग 3 साल की बात करें तो यह 3 साल तीसरी से लेकर 5वीं तक रहेगा, और पुनः 3 साल की बात करें तो 6वीं से लेकर 8वीं तक रहेगा, और हम लोग 4 साल की बात करें तो यह कहाँ से कहाँ तक रहने वाला है, तो 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक यह 3 स्तर पर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का 5+3+3+4 प्लान यहाँ पर लाया गया है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, और यहाँ पर जो तीसरी, 5वीं, 8वीं के जो भी बच्चे होंगे वे जहाँ भी पढ़ रहे होंगे वहीं से उनका परीक्षा लिया जाएगा, वहीं अथॉरिटी उनके द्वारा परीक्षा संचालित करेगी। ठीक है, वहीं 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा बोर्ड परीक्षा ही रहेगी, अर्थात यह बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। जैसे कि आपका स्टेट का स्टेट बोर्ड होता है और आपका नेशनल स्तर पर नेशनल, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर बोर्ड के द्वारा ही एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य स्तर पर स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी गठित किया जाएगा। ठीक है, ताकि जो भी स्कूल हैं उसकी क्वालिटी में हमेशा एक प्रकार की कंपटीशन बना रहे, और सभी स्कूल कंपटीशन के द्वारा अपने गुणवत्ता, अपने क्वालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के साथ साथ SSA का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो ये था स्कूली शिक्षा का स्वरूप। अब हम लोग देख लेते हैं कि उच्च शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, अर्थात 12वीं के पश्चात बच्चे क्या कर सकते हैं। तो 12वीं के पश्चात बच्चे अपने मर्जी से किसी भी विषय को चुन सकते हैं। ठीक है, और 3 साल के अनिवार्य डिग्री कोर्स की बजाय अब छात्रों को हर साल के लिए पढ़ाई का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है वो BSc कर रहा है 3 साल के लिए, ठीक है, उसको तो उस व्यक्ति को डेफिनेटली 3 साल कोर्स नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, डिग्री प्राप्त करने के लिए यदि वह 1 साल यदि पढ़ाई करता है तो उसे 1 साल के लिए एक प्रकार का प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि उसने 1 साल के अंतर्गत क्या अध्ययन किया है। ठीक है, वहीं यदि 2 साल BSc यदि पढ़ता है तो आपको कुछ एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा कि उसने 2 साल तक पढ़ाई किया है। ठीक है, और यदि पूरा 3 साल तक पढ़ाई करता है तो जाहिर सी बात है उसको एक स्नातक की डिग्री दिया जाएगा, उसको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी पहल है, एक बदला हुआ स्वरूप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ एक प्रावधान और किया गया है कि किसी भी कारणवश बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 1 साल या फिर 2 साल की पढ़ाई छोड़ देते हैं बीच में। ठीक है, 1 साल पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, या फिर 2 साल पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बाद में यदि वो पुनः पढ़ना चाहता है तो वह जिस कंडीशन से वह छोड़ा है तो उसी कंडीशन से, उसी स्टेज से वह पुनः अध्ययन कर सकता है। ठीक है, तो यह भी एक प्रकार का बदला हुआ रूप आप कह सकते हैं। ठीक है, ओके, अब क्या होगा कि मान लेते हैं कि पहला साल और दूसरे साल की पढ़ाई में मिले जो भी अंक मिलेंगे उसको डिजिटल रूप से किसी एक क्रेडिट बनाया जाएगा। ठीक है, एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा, वहाँ पर सभी मार्क्स को या फिर अंक को जमा करेंगे और अंतिम डिग्री में सभी अंक को मिलाएंगे और उसके अनुसार ही रिजल्ट का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक व्यवस्था हो गई।
ठीक है। अब हम लोग कहते हैं रिसर्च के लिए क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। रिसर्च की बात करें तो छात्रों को 3 के बजाय 4 साल बीए कोर्स करना पड़ेगा और उसके बाद 1 साल एमए, फिर डायरेक्ट वह पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एमफिल को समाप्त कर दिया गया है, अर्थात बहुत पहले क्या होता था कि एमफिल करने के पश्चात ही पीएचडी कर सकते थे, परंतु अब एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति 4 साल बीए का कोर्स करेगा और उसके बाद 1 साल एमए करता है तो वह आसानी से पीएचडी कर सकता है। ठीक है, और इसी तरह से उच्च शिक्षा में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर एक फाउंडेशन का निर्माण किया जाएगा जिसका नाम है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। यह व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के सेक्टर में रिसर्च करने के लिए बढ़ावा प्रदान करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आईआईटी, आईआईएम के समकक्ष बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसको भी आपको ध्यान देना है, जो कि एक विश्व स्तरीय तौर पर अपना काम करेगा। ठीक है, मतलब उनका पहचान बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ओके, चलिए देख लेते हैं कि संबद्धता का नया नियम कॉलेजों के लिए क्या क्या लागू यहाँ पर किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर यह इस नीति के तहत यह बात कहा गया है कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जो किसी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, परंतु इस नीति के तहत यह बातें कही गई कि जो भी कॉलेज किसी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं तो वह उनको एक स्वायत्त प्रदान किया जाएगा, अर्थात ऑटोनॉमस उनको दिया जाएगा, अर्थात वह खुद अपना क्वेश्चन पेपर बच्चों के लिए छाट सकते हैं, वहाँ पर चेक होगा। ठीक है, इसके साथ साथ वह खुद उनको रिजल्ट भी दे सकते हैं। तो यह बात ऑटोनॉमस की बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि अगले 15 साल के बाद कोई भी कॉलेज किसी से संबंध नहीं रहेगा। ठीक है, या तो वह संबंध रहेगा या किसी कारणवश वह किसी विश्वविद्यालय के अधीन रहेगा, यह 2 कारण होगी। ठीक है, उसी के साथ साथ मेडिकल और कानूनी शिक्षा के अलावा जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, ठीक है, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो, चाहे वो आपके एजुकेशन मामले में हो, ठीक है, तो उनको सभी को दायरे में लाने के लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा जिसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इस कमीशन के 4 अंग होंगे। ठीक है, और वह 4 अंग विभिन्न प्रकार के काम करेंगे, जैसे कि आपका विनियमन करेंगे, किसी मानक का निर्धारण करेंगे, वित्त पोषण करेंगे और प्रत्यायन करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रकार के कमीशन का गठन किया जाएगा, अलग अलग काउंसिल का गठन किया जाएगा। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ सभी विश्वविद्यालय के लिए एक प्रवेश परीक्षा होगी जिससे छात्रों का समय और धन दोनों बचेगा। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे विश्वविद्यालय अभी ऐसे हैं कि जो अलग अलग परीक्षा आयोजित कराते हैं। ठीक है, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले लीजिए, वो अलग से एंट्रेंस एग्जाम करवाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लीजिए, वो भी अलग से कराता है। ठीक है, उसी के साथ साथ आप बीएचयू ले सकते हैं। तो सभी जितने विश्वविद्यालय हैं सब अलग अलग यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करते हैं, परंतु अब क्या हुआ कि सभी विश्वविद्यालय का एक ही एग्जाम होगा और उसी के बेस पर, रैंक के बेस पर ही विद्यार्थियों को यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। तो यह प्रावधान भी इसमें किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि बच्चों को, ठीक है, स्कूली शिक्षा के दौरान ही व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा से तात्पर्य है कि उनको स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, वो भी स्कूली शिक्षा स्तर पर। ठीक है, और यह बहुत ही आवश्यक है और इसकी शुरुआत आपका 6वीं क्लास से हो जाएगा व्यवसायिक शिक्षा की। ठीक है, ताकि वह जैसे ही आगे बढ़ें, आगे क्लास की ओर बढ़ें तो अपना स्किल को और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकें और वह खुद आत्मनिर्भर बन सके और उसे रोजगार भी प्राप्त हो सके। ठीक है, किसी से रोजगार मांगना न पड़े, अर्थात वह अपने दम पर पूरा खड़ा हो पाएगा। ठीक है, तो यह आपके व्यावसायिक शिक्षा पर इसलिए बल दिया गया है ताकि हर कोई व्यक्ति किसी के सामने रोजगार नहीं मांगे बल्कि खुद एक सशक्त रोजगार बन जाए। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पर कही गई है। उसी के तहत देख लेते हैं कि भाषा को यहाँ पर बहुत ही महत्व दिया गया है। ठीक है, अर्थात बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जिनको यहाँ पर डेफिनेटली किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा को किसी प्रकार के थोपा नहीं जाएगा अब। ठीक है, अर्थात विद्यार्थी जो भाषा से वह पढ़ना चाहता है वह भाषा वह पढ़ सकता है।
यहाँ पर यह बातें कही गई है। जैसे कि यहाँ पर इस नीति में बताया गया है कि स्कूली स्तर पर, ठीक है, 5वीं क्लास तक के बच्चों को भाषाई आधार पर, अर्थात जो भी स्थानीय भाषा होगा, जो भी मातृभाषा होगा या फिर जो भी क्षेत्रीय भाषा होगा, उसी भाषा के आधार पर उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, और यह कदम एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उनका माइंड बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, अर्थात वे दो भाषा होने के कारण बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बचपन से ही क्षेत्रीय भाषा से परिचित है और यदि वो स्कूल जाते हैं तो वह क्षेत्रीय भाषा उनके सामने नहीं रहता है, तो जिसके कारण उनको तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इस कदम से यह समस्या निपट सकता है और बच्चों की सोचने समझने की क्षमता भी वृद्धि होगी। तो यह आप इसे अच्छा कदम मान सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ है ना, तो यहाँ पर सिर्फ मातृभाषा के साथ साथ संस्कृत को भी एक भाषा के रूप में, उनको विकास करने के रूप में यहाँ पर विकल्प के रूप में दिया जाएगा, चुनने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ विदेशी भाषाओं को भी यहाँ पर विकल्प के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बधिर होते हैं, जिनको सुनने में प्रॉब्लम जाती है। ठीक है, तो या फिर बोलने में प्रॉब्लम जाती है, मतलब वो दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, तो उनके लिए एक अलग से क्या बनाया जाएगा, भारतीय संकेत भाषा बनाया जाएगा, उनका मानकीकरण किया जाएगा। ठीक है, जितने भी राज्य स्तर पर, जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर जो भी भाषा सांकेतिक रूप में प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, सभी को और से ज़्यादा डेवलप किया जाएगा। ठीक है, यही बात इसमें कहा गया है। और सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षण देने के लिए, उनको विकास को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के तहत ही, ठीक है, पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया जाएगा, जिसका नाम दिया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसका स्थापना करने का सुझाव इस नीति में दिया गया है। ठीक है, ओके, अब देख लेते हैं कि इस नीति के तहत ही समान और समावेशी शिक्षा पर भी बल दिया गया है। अर्थात बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो क्षेत्रीय में, जो कि बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं और जहां उनको शिक्षा का पहुंच नहीं मिल पाता है, मतलब बहुत सारे आदिवासी बच्चे भी होते हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पाता है। ठीक है, या फिर कोई अनाथ बच्चे भी होते हैं, उनको भी शिक्षा नहीं मिल पाता है। तो ऐसे बच्चों को शिक्षा पहुंचाने के लिए, उन तक शिक्षा पहुंचाने के लिए एक बोर्ड का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इसके तहत बताया गया है एक जोन का निर्माण किया जाएगा और एक बालक बालिका समावेशी कोष, है ना, एक कोष का निर्माण किया जाएगा और विशेष शिक्षा जोन बनाया जाएगा, ताकि जितने भी बच्चे होंगे जो भी वंचित क्षेत्र से आते हैं, किसी समूह से आते हैं, वह किसी भी प्रकार से वंचित ना हो और उनको शिक्षा प्रदान हो सके। ठीक है, इसके साथ साथ प्रत्येक राज्य और उनके अंतर्गत आने वाले जिलों में, ठीक है, कला को बढ़ावा देने के लिए, है ना, या फिर खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उनमें विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए, ठीक है, उनको प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ही बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम का सामना ना पड़े, उनका कला का विकास भी हो, उनके अंदर जो भी आर्ट है वो भी उसका डेवलप हो, उनके अंदर जो भी खेल कूद में जो भी रुचि है वह भी अधिक से अधिक मात्रा में बढ़े। ठीक है, आने वाले समय में अपना करियर किस दिशा में वह बनाए, इसके विषय में भी जानकारी यहाँ पर दिया जाएगा इस बाल भवन के तहत। ठीक है, अब देखिए अगला, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का भी यहाँ पर स्थापना करने की बात कही गई है, ताकि बच्चे जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको भी सशक्त बनाया जा सके और शिक्षा के मामले में कभी भी उनका मनोबल टूटे मत। तो उनको प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ही इस पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, देखिए अगला, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी हो चुका है आज की कंडीशन में। जैसे कि यहाँ पर कोरोना वायरस के कारण अभी शिक्षा का जो कंडीशन है यह न के बराबर चल रही है। ठीक है, तो शिक्षा को कंटिन्यू रखने के लिए ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बहुत ही जरूरत है, डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बहुत ही जरूरत है। ठीक है, तो इसके लिए सरकार ने भी इस नीति में कुछ महत्वपूर्ण बातें शामिल किया गया है। ठीक है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को इस शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, जो MHRD है उसको, उनके जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि
शिक्षा का स्तर जो लेवल है वो कंटिन्यू बना रहे, कभी भी अवरुद्ध ना हो। ठीक है, यह कंटिन्यू बना ही रहे, गतिमान हो। इसलिए यहाँ पर एक यूनिट का स्थापना किया जाएगा। ठीक है, ताकि शिक्षा निरंतर बनी रहे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला जो हमारा दिया गया है कि शिक्षा में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक ऐसे मंच का निर्माण किया जाएगा जिससे बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो शिक्षक जो होते हैं, जो जानकार होंगे, जो भी स्पेशलिस्ट होंगे, वो क्या करेंगे, किसी भी योजना को बनाएंगे, अपना विचार को यहाँ पर रख सकते हैं या फिर आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार का मंच का निर्माण किया जाएगा जिससे नाम दिया गया है राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच। ठीक है, तो उसको भी आपको ध्यान देना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो लेटर को बोल्ड किया हूँ, ठीक है, उसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक, तो आज हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, यदि आपको इससे संबंध में किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर पूछें। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो आपको सूचना प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।